लास्ट की वीडियो में हमने समझा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है और कक्षक क्या होता है। आज की वीडियो में हमने समझना है क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर, जिन संख्याओं के द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति का वर्णन किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्याएं, डिंगसी क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं और स्पिन क्वांटम संख्याएं। ये जो मुख्य क्वांटम संख्याएं होती है इसका कार्य होता है कक्षा या सेल या फिर कोष का मान बताना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से कोष में होगा। जो एजीमुथल है डिंगसी क्वांटम संख्या, डिंगसी क्वांटम संख्या का कार्य होता है उपकोष का मान बताना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से उपकोष में है। उपकोष में पता है sp,d,f डैश 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 होते हैं। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उसका कार्य होता है कक्षकों का निर्धारण करना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में उपस्थित होगा। और जो स्पिन क्वांटम संख्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है, उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन की दिशा निर्धारित करना कि इलेक्ट्रॉन की दिशा किस दिशा में इलेक्ट्रॉन है। अब हम इन चारों क्वांटम संख्याओं का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो क्वांटम संख्या होती है वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि हमने समझ लिया है जो क्वांटम संख्याएं होती है उसका मेन काम होता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करना और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का निर्धारण करना। तो सबसे पहली क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको समझते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जैसे कि हमें पता ही है ये कोष का मान बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है। कोष के L, M, N 1, 2, 3, 4 इसका कोई भी मान हो सकता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। इसे n से निर्धारित या फिर n से प्रदर्शित करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसके मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। जो मेन बात ये है इसमें, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसकी जो ऊर्जा है वो n के मान पर निर्भर करेगी। n का मान 0 से 0 को छोड़कर और कोई भी पूर्ण अंक हो सकता है। n का मान जो है, n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, वो 0 के अलावा कोई और ही कुछ होगा। जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4 अनंत तक 0 को छोड़कर। n का मान कोष के आकार को निर्धारित करता है कि कोष का आकार है कितना। जो कोष नाभिक के जितने पास होता है उसका मान उतना ही कम होता है। जैसे नाभिक के निकटतम कोष जो है वो सबसे पहला कोष कौन है? 1। जो नाभिक P+N मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हमने लास्ट की वीडियो में समझ लिया था। कोई भी परमाणु हो वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, एक नाभिक और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं। जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। ये हमने लास्ट की वीडियो में समझ लिया था। ये हमने मुख्य क्वांटम संख्या समझ लिया है। मुख्य क्वांटम संख्या का मेन काम क्या है? ऊर्जा को बताना और उसकी संख्या को बताना कि कौन से कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ये इसका मेन काम है। अब हम समझेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, डिंगसी क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या के बाद आती है एजीमुथल क्वांटम संख्या, जो हमें समझना है। तो डिंगसी क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं, इसे L से प्रदर्शित करते हैं। उसका जो मान होता है वो n के मान पर डिपेंड करता है। n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है ये। डिंगसी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की उप ऊर्जा स्तर या उपकोष मतलब sp,d,f इनको बताता है, वो प्रदर्शित करता है। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। जो डिंगसी क्वांटम संख्या है, एजीमुथल क्वांटम संख्या है, उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं।
एल के मान एन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करते हैं। जो एल का मान होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। किसी एन के लिए एल के मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। तो मेन क्या हो गया इसमें, जो एल है, एल मतलब दिंगसी क्वांटम संख्या, दिंगसी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम संख्या। उसका जो सूत्र है वो 0 से n-1 तक, n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। इसको समझते हैं कैसे। हम मान लेते हैं n का मान हमारे पास 2 है, n बराबर 2, मतलब क्या होगा, कक्षा कौन सी हो गई, 2, या सेल जो है वो उसका मान 2, तो n का मान भी 2। n क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, n बराबर 2। अब हमें l पता करना है कि जो दिंगसी क्वांटम संख्या है उसका क्या मान होगा, या उपकोष कितने होंगे, n बराबर 2 में उपकोष कितने होंगे। तो सूत्र है 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। इससे मतलब हुआ कि n बराबर जब हम 0 लेंगे तो l बराबर 0 और n-1 तक, मतलब 0 और 1, क्योंकि जब n का मान 2 है और n-1, n बराबर 2 -1, तो 1 आएगा। और उससे पहले हमें लेना है 0 से n-1 तक, मतलब जहाँ तक ये खत्म हो गया। तो l का कितना मान आ गया, l बराबर 0 और 1, तो l के कितने मान आ गए टोटल, 2। अगर n का मान 2 है तो l के मान 2 आ गए। अब l क्या होता है, उपकोष की संख्या को बताता है। तो अगर n बराबर 2 है तो उपकोष भी 2 ही होंगे। देख लेते हैं कैसे। n बराबर 2, तो जहां n बराबर 2 है तो कक्षा या सेल दूसरी हो जाएगी, और दूसरी सेल में हमें पता है इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होती है। एक इसमें s 2s और एक इसमें 2p, तो एक ही है और एक ही है, ये होते हैं हमारे उपकोष। तो एक SS में और एक 2p वाला उपकोष, तो इसमें 2 उपकोष हो गए। या s 0 बराबर है तो s, और p अगर है तो 1 मान हो जाएगा l का। एक और समझते हैं। अगर n बराबर 3 हो तब l बराबर कितना, तो 0 से n-1 तक। इसको बिल्कुल सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 - 1 करके यहाँ पे 2, और अब हम इधर चलेंगे, ऐसे चलेंगे 0 तक। 2 से पहले 1 आएगा और उससे पहले 0, तो ये हो गए मान। जो l है दिंगसी क्वांटम संख्या, दिंगसी क्वांटम संख्या l या उपकोष, उसके ये मान हो गए n के लिए 1 2 3। अगर n बराबर 3 है तो 3 मान हो गए, 1 2 3। तो ऐसे ही कुछ भी ले सकते हैं हम। अगर n बराबर 4 हो तब l बराबर कितना, तो बस करना क्या है, n-1, मतलब n बराबर 4 है, 4 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 3,
और कहाँ तक चलेंगे, इतना तक जीरो नहीं आता, तो 2 1 0, जीरो से n-1 तक हम चलना पड़ेगा, दिन सी क्वांटम संख्या में मिल जाएगी। तो n बराबर अगर कोई भी संख्या हो तो हम इससे निकाल सकते हैं, 0 से n-1 तक। इसका बिल्कुल सरल तरीका यही है। जैसे हमारे पास n बराबर 5 है और l का मान हमें निकालना है फिर से, तो क्या काम करेंगे, सूत्र में पता ही है, 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। समस्या यहाँ आती है कि हल्का सा ये लगता है कि 0 से n-n तक कैसे चले, तो बस करना कुछ नहीं है, ये 5 यहाँ पे 5 - 1 या जगह यहाँ पे 4, और इतना चलना है, इतना तक कि हमें 0 ना मिल जाए, तो 3 2 1 0, यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। ये हमारे पास किसके मान आ जाएंगे, एल के मान आ जाएंगे। एल मतलब दिंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब 0 के लिए S P D F G H, ऐसी आदि इसमें हो सकते हैं। तो ये जो है उपकोष की संख्या को निर्धारित या उपकोष को बताती है। जो एजीमुथल संख्या होती है वो हमारे उपकोष को बताती है। अगर L बराबर 0 तो उपकोष S, L बराबर 1 तो उपकोष P, और L बराबर 2 तो उपकोष D, और अगर L बराबर 3 तो उपकोष F, और ऐसी डैश डैश। तो हमने समझ लिया है बहुत ही आसानी से। एजीमुथल संख्या या दिंशी क्वांटम संख्या क्या बताती है, उपकोष की संख्या को ये या उपकोष को ये बताती है कि कौन सा उपकोष होगा। तो हमने समझ लिया अगर L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2, L बराबर 3, L बराबर 4, L क्या है, उपकोष, एजीमुथल संख्या, और ये उपकोष बताएगा कि कौन सा उपकोष इसमें होगा। अगर 0 है तो S उपकोष, 1 मान है तो P उपकोष, 2 है तब D F G, ऐसे ही। तो ये होता है एजीमुथल या दिंशी क्वांटम संख्या, जो क्या बताता है, जो उपकोष का मान बताता है, उपकोष को बताता है। अगर L बराबर 0 है तब उपकोष S, अगर L बराबर 1 है तब उपकोष P, और अगर L बराबर 2 है तो उपकोष D, और L बराबर 3 है तो उपकोष F, और ये G। अब हमें पता है जो इसमें कक्षक है, कक्षक जो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या किसका निर्धारण करेगी, कक्षकों का। जो तीसरी हमारी क्वांटम संख्या होती है वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो क्या बताती है, जो कक्षकों का मान बताती है। और जो L होता है उसके लिए कितने कक्षक बनेंगे, यही चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। मतलब S का निर्धारण करते हैं तो उसमें कितने कक्षक होंगे, S में 1 कक्षक, P में 3, D में 5, हमें पता है ये, इसमें 7, हमने लास्ट की वीडियो में ये सब देखा था। ऐसे ही अब हम समझेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या को। हमने दिंशी क्वांटम संख्या में ये समझ लिया है, जो दिंशी क्वांटम संख्या है उसका मान निर्भर करता है 0 से n-1 तक। बस ये हमें याद रखना है। बाकी ये अब आएगा इसमें आगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। और ये किसका निर्धारण करती है, ये करती है उपकोष का निर्धारण के जो इलेक्ट्रॉन है उस कौन से उपकोष में होगा। अगर L बराबर 0 है तब उपकोष S, अगर L बराबर 1 है तब उसको P, और L बराबर 2 D, ये ऐसे।
अब हम समझेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम समझेंगे। हमने एजीमुथल संख्या समझ लिया है, अब हम समझेंगे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका काम होता है कक्षकों की संख्या को बताना। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। यह उप ऊर्जा स्तरों के ऑर्बिटलों, ऑर्बिटलों मतलब कक्षकों, कक्षक मतलब खाने, जैसे s के लिए, ये p के लिए, कक्षक, कक्षक मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब खाने को प्रदर्शित करती है। m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान L के मान पर निर्भर करता है। जैसे L का मान L के मान पर निर्भर किया था, ऐसे ही m का मान L के मान पर निर्भर करता है। L के लिए m के मान प्लस L से माइनस L तक होते हैं, या माइनस L से प्लस L तक होते हैं। L जहाँ डिंगसी क्वांटम संख्या होती है। और m के टोटल मान, किसी L के लिए m के टोटल मान 2L प्लस 1 होते हैं, 2L प्लस 1 होते हैं। आइए इसको अब समझते हैं कैसे। अगर L बराबर 0 तब m बराबर कितना, तुम्हें पता है m का मान ज्ञात करने के लिए माइनस L से प्लस L तक, जहाँ पे L 0 है तो m भी 0। अगर L बराबर 1 तब m बराबर कितना, m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, L बराबर दिंगशी या एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो L बराबर 1 है तब m सूत्र है हमारे पास माइनस L से प्लस L तक। देखिए -1, अब 0 आएगा और +1, तो 3 मान हो जाएंगे। अगर L बराबर 1 है तब m बराबर कितने हो जाएंगे, 3 मान हो जाएंगे, -1, 0 और +1। अगर L बराबर 2 तब m कितना, -2, -1, 0, +1 और +2। ऐसे ही माइनस L से ये हो रहा है माइनस L से प्लस L तक, कुछ भी ले लेंगे हम। L बराबर अगर हमारे पास 3 है तब m का मान माइनस L से प्लस L तक -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये हो गए m के मान। m मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो कक्षकों का मान बताइए, ठीक है, उसमें कितने कक्षक होंगे। अब किसी L के लिए m के टोटल मान वो होते हैं 2L प्लस 1। देखते हैं कैसे। (2L प्लस 1) अब हमें पता करना है L बराबर, अगर मेरे पास 2 है तब m के टोटल मान, कुल मान, सूत्र होता है 2L प्लस 1। ये कर देना है 2 गुणा L मतलब 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5। अगर L बराबर 2 है, L बराबर अगर 2 है तो m के कुल मान जो है वो टोटल मान उसके 5 हो जाएंगे। अगर L बराबर 2 है तो m के मान 5 होने चाहिए। इस सूत्र के अनुसार हम देख लेते हैं अब यहाँ से। L बराबर 2 है तब m के जो टोटल मान है वो कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। अगर L बराबर 2 है तो m के टोटल मान 5 हो रहे हैं, तो 2L प्लस 1, ये सूत्र हमको याद रखना है। अब हम इसकी सहायता से किसी भी, अगर हमें L का मान पता है तो किसी भी m के टोटल मान हम निकाल देंगे बड़ी आसानी से। जैसे और देखते हैं,
अगर हमारे पास L बराबर 3 है तब M के टोटल वैल्यू कितनी होगी? तब 2L प्लस 1, 2 गुना 3 प्लस 1, 2 3 6 और 1 7, तो 6 प्लस 1 बराबर 7। तब 7 मान होंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो M बराबर 7 मान होंगे। तो ये हमें पता लग गया मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो क्या काम करती है, जो कक्षकों की संख्या बताती है कि इसमें कितने खाने होंगे। अब हम समझते हैं कैसे कि किसी उपकोष में कितने खाने होंगे। अब हमें पता है अगर हमारे पास L बराबर 0 है, इसका मतलब हो गया कि उपकोष क्या कौन सा हो गया, S। अब हमें पता करना है कि इसमें कितने M होंगे, मतलब कितने खाने बनेंगे। कितने खाने से मतलब कक्षक बनेंगे। तो 2L प्लस 1, तो 2 गुना 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 बराबर 1। तो अगर L बराबर 2 है तो M ओनली 1 ऑर्बिटल, केवल एक कक्षक, केवल एक कक्षक। एक कक्षक से मतलब ये, और ये हो जाएगा S आपका। हमने समझ लिया अगर L बराबर 0 है तब जो है S होता है उपकोष, ये उपकोष के लिए होता है, L उपकोष बताता है, हमें पता है पहले से ही। तो उसके लिए M कितना हो जाएगा, केवल एक कक्षक। अब हम समझते हैं अगर हमारे पास L का मान 1 हो, L का मान 1 हो तब कितने खाने बनेंगे, ये कितने ऑर्बिटल बनेंगे। L बराबर 1 के लिए, तो अगर 1 है तो P उपकोष हमारा P हो जाएगा। और हमारे पास जो सूत्र होता है प्लस L से माइनस L तक, या माइनस L से प्लस L तक, -1 0 प्लस 1, तो टोटल जो है वो 3 खाने बनेंगे। तो P कक्षक के लिए या P उपकोष के लिए 3 कक्षक आएंगे, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल बनेंगे। हमें पता है कि S में जो है हमने 1, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं और F में 7 होते हैं। F में 7 होते हैं, हमें पता है हालांकि, पर ये होते क्यों है, इसका रीजन यही है कि जो L के मान है, L के मान के लिए M के मान कितने होंगे, यानी कि कक्षकों का मान कितना होगा, वो इस चीज पर डिपेंड करता है। यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि कितने खाने बनेंगे। अगर मेरे पास कोई P उपकोष है तो उसमें 3 ही खाने क्यों बनेंगे, ये यहाँ से पता लगेगा, क्योंकि L बराबर तब 1 हो जाएगा और M बराबर तब 3 मान आएंगे, मतलब 3 जो है वो कक्षक बनेंगे। कक्षक की संख्या होगी 3, तो कौन से P इसलिए बनते हैं। जैसे अगर L बराबर 2 है तब L बराबर 2 के लिए अब देखते हैं कितने खाने बनेंगे, और हमें पता है अगर L बराबर 2 हो तब उपकोष होता है हमारा D, तो हमें ये पता करना है कि D में कितने खाने बनेंगे। हालांकि हमें पता है कि 5 बनेंगे, पर बनेंगे क्यों 5, क्योंकि +2 +1 0 -1 और -2, ये हो जाएंगे 5, और यही वो कक्षक हो गई। तो ये किसके लिए आया, ये L के लिए अगर 2 मान है या उपकोष जो है वो D है तब उसमें 5 खाने बनेंगे, यानी कि 5 ऑर्बिटल
बनेंगे, 5 कक्षक बनेंगे, ये इसलिए होता है। और हमें एक चीज और पता है, एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ये हमको पता है। अब इसके बाद अगर n के लिए m के कुल मान पूछता है, तब कि किसी n के लिए m के कुल कितने मान होंगे, किसी n के लिए m के कुल मान, हमने समझ लिया है जो m होता है, अगर l का मान दिया हुआ है और m का ज्ञात करना है तो 2l + 1 सूत्र है। पर अगर n ज्ञात करना हो कि n के लिए m के टोटल कितने मान होंगे, तो n का स्क्वायर करना हमको पड़ेगा। n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम नंबर, तो n का स्क्वायर। अब अगर n बराबर 2 के लिए हमें पता करना है कि m के टोटल मान कितने होंगे, टोटल, तो n का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो 4 मान होने चाहिए। तो समझ लेते हैं कैसे। अगर n बराबर 2 है तब पहले l निकालना पड़ेगा, l, और l हमें पता है 0 और 1, कैसे, 0 से n-1 तक, मैंने आपको बताया था n-1 कर लेंगे पहले, 2 - 1, 1 और इतना तक चलना है, इतना तक 0 प्राप्त ना हो जाए, तो ये 2 मान आ जाएंगे। अब यहाँ पे जब ये आ गए हैं, अब इसके लिए देखो क्या करना है। अगर n बराबर 2 तो l इतना, अब m मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, तो इसके लिए हमें पता है m के लिए -l से +l तक, तो इसके लिए 0 और इसके लिए यहाँ पे -1, 0 और +1, तो टोटल m कितने हो गए, 4, 1, 2, 3, 4। अगर n का मान 2 है मतलब कक्षा 2 है, n का मान अगर 2 है तो कक्षा दूसरी होगी, अगर दूसरी कक्षा है तो l के भी 2 ही मान होंगे, क्योंकि n बराबर होता है l का मान, या n के टोटल मान कितने होंगे, जितने l के मान होंगे उतने ही n के मान हो जाएंगे। पर m का हमें पता करना था, तो उसका स्क्वायर, तो हमने देख लिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो सूत्र हो गया n²। अगर हमें जो है किसी n के लिए m के टोटल मान पता करना है, तो उसके लिए सूत्र है n का स्क्वायर, n का स्क्वायर। अब अगर n बराबर 1 तब m बराबर 1 का स्क्वायर, सॉरी, तब m बराबर n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तब उसमें ओनली 1 कक्षक होगा। यही हम देखते हैं n बराबर 1, यानी कि कक्षा कौन सी हो रही है हमारी, कक्षा अगर पहली है 1 है, तब उसमें m कितना होगा, तब उसमें m मतलब कक्षक, कक्षक मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितना होगा, तो केवल एक ऑर्बिटल होगा, और जब एक होगा तो वो कौन सा होगा, ये एक डब्बा बनेगा, और इससे मतलब है कि किसमें रहेगा, s में, s उपकोष में। तो इसीलिए जो पहली कक्षा है उसमें केवल s उपकोष होता है। हमने ये चीज यहां से समझ ली है। स्टॉप करिए भाई जरा। हमने मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को समझ लिया है। अब हम समझेंगे चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। इसे S से प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन की स्पिन की दिशा को बताती है।
और इसके दो मान होते हैं। अगर स्पिन की दिशा ऊपर है तो +1/2 और अगर नीचे है तो -1/2। एस के मान एम के मान पर निर्भर करते हैं। जो एस के मान होते हैं वो एम के मान पर डिपेंड करते हैं। किसी एम के लिए एस के दो मान होते हैं, +1/2 -1/2। तो इसका काम क्या है? इसका काम है इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताना। अब इसके लिए हमें हुंड का नियम समझना पड़ेगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। इसके लिए हमें हुंड का नियम समझना पड़ेगा। करीब चलिए ना। तो स्पिन क्वांटम संख्या समझने से पहले हमें जो है हुंड का नियम समझना आवश्यक है, क्योंकि स्पिन इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? कक्षकों में भरेंगे। अब कैसे भरेंगे, उनकी स्पिन किस प्रकार होगी, ये समझने से पहले हमें हुंड का नियम जानना पड़ेगा। तो समझते हैं हुंड का नियम क्या होता है। जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के कक्षकों मतलब ऑर्बिटल। अगर मैं इसको पी उपकोष बनाऊं, पी उपकोष, उसमें कक्षक 3 हो जाएंगे, 1 2 3। कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समदिश होती है। अब ये अयुग्मित से मतलब क्या हुआ? अयुग्मित मतलब अनपेयर। अगर ये हमारे पास पी उपकोष के कक्षक हैं, ये क्या है? कक्षक हैं किसके? पी उपकोष के। तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन का जो भराव होगा वो अयुग्मित होना चाहिए हुंड के नियम के अनुसार, अधिकतम जितना संभव हो सके। अगर हमको 2p3 भरना है तो हुंड के अनुसार 1 2 3 ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया 1 2 3, ये गलत है। या फिर हमें पता है ये भी गलत है हुंड के नियम के अनुसार। पीछे तो सेम ही हो गया, ये भी गलत है। स्पिन क्या होनी चाहिए? वो समदिश होनी चाहिए, मतलब समान दिशा में होनी चाहिए। और पहले जो है पहला कक्षक भरेगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। अगर जहां तक संभव हो सके तो वो अयुग्मित रहने का प्रयास करेंगे। अगर पी कक्षक के लिए हम बनाए 3 के लिए तो वो अयुग्मित मतलब अलग अलग रहने का ज्यादातर प्रयास करेंगे। अब 2p4 के लिए अगर हम बनाए तो 1 2 3 4 ये सही है। अगर ये हो गया और ये कक्षक खाली रह गया तो ये गलत है हुंड के नियम के अनुसार। तो हमने समझ लिया जो हुंड ये कहना चाह रहा है, जब इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा कक्षक में, इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा किसी भी कक्षक में, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित रहने का प्रयास करेंगे, मतलब और उनकी दिशा समान रहने का प्रयास वो करेंगे जहां तक संभव हो। अगर 2p6 हो गया तब 1 2 3 4 5 और ये 6, ये उनके नियम के अनुसार बिल्कुल सही है। तो हमने समझ लिया है स्पिन से मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की दिशा, ये मतलब स्पिन। तो अब ये उनका नियम है। जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग रहने का प्रयास करते हैं। इतना हमको इसमें समझना था। हमने हुंड का नियम समझ लिया है। इसके बाद जो चक्रण क्वांटम संख्या है, जो कक्षक होते हैं किसी कक्षक के लिए s के दो मान होते हैं, एक +1/2 और दूसरा -1/2। +1/2 या फिर -1/2, दो मान होते हैं। किसी l के लिए s के टोटल मान 2l + 1 × 2 इतने होते हैं। अभी देखते हैं कैसे। किसी n के लिए s के टोटल मान 2n का स्क्वायर होते हैं। सपोज l बराबर 1, तब s बराबर कितना? तो 2l + 1 × 2, 2 × 1 + 1 और इंटू 2 + 1 ×
इसके लिए मान हो जाएंगे 6 मान हो जाएंगे। हम देख लेते हैं कैसे, क्योंकि हमें पता है L बराबर अगर 1 है तब M बराबर कितना हो जाएगा, +1 0 और -1। और जब M बराबर इतने मान है तब एक M जो होता है वो ऐसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके लिए 2 ऐसा आएंगे, इसके लिए भी 2 ऐसा आएंगे और इसके लिए भी 2 ऐसा आएंगे। +1/2 ±1/2 ±1/2 ये सब ऐसे ही। तो अगर L बराबर 1 है तब S के मान कितने आ जाएंगे, 6 मान आ जाएंगे। ये हमने समझ लिया है L के लिए। ऐसे ही अगर n के वैल्यू दी हुई है, n बराबर 1 हो तब S के टोटल मान, S के कुल मान 2n², तो 2 × 1 का स्क्वायर 2n², 2 × 1 बराबर 2। तब भी S के कितने मान रहेंगे, 2 ही मान रहेंगे। देख लेते हैं कैसे। अगर n बराबर 1 तब L बराबर 0 और L बराबर 0 तब M बराबर 0 और S बराबर 2, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, +1/2 और -1/2, तो 2 मान हो जाएंगे। अगर n बराबर 1 है मतलब कक्षा 1 है, ये कक्षा है, कक्षा ये उपकोष और उपकोष अगर 0 है तो उपकोष S, तब m कितना 0, जब m 0 है तो 2l + 1 के यहाँ पे एक बॉक्स एक ऑर्बिटल, और जब एक ऑर्बिटल है तो इसके लिए s के 2 मान। ऐसे हम किसी भी उसका निकाल सकते हैं। तो ये हमारा स्पिन क्वांटम संख्या क्लियर हो गया। अब हमने 4 क्वांटम संख्याएं समझ ली हैं। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से इन क्वांटम संख्याओं का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वांटम संख्या का निर्धारण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब NLX, NLX, N से मतलब कक्षा या सेल, L से मतलब डिंगसी क्वांटम संख्या या उपकोष, ये सेल कक्षा, और X से मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N कक्षा जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, L डिंगसी क्वांटम संख्या जो उपकोष SPDF को बताता है, और X यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे अगर कोई तत्व है 2p3, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसी भी तत्व का, तो यहाँ पे जो N है, N बराबर 2 मतलब मुख्य क्वांटम संख्या इसकी 2 हो जाएगी। अगर P दिया हुआ है, P मतलब उपकोष दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है तो L बराबर कितना हो जाएगा, P के लिए 1, और इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें है 3। तो अब कुछ भी हो, जैसे 1s2, तो 1 यहाँ पे क्या है, कक्षा या शेल 1, S दिया हुआ है तो ये उपकोष है, तो L का मान कितना आ जाएगा 0, और इलेक्ट्रॉन इसमें है 2। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अब हम चारों क्वांटम संख्याओं का निर्धारण कैसे करें। तो अगर ये 2p3 हमारे पास है और हमें इसके सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे। तो n बराबर 2, यहां से कक्षा का मान 2, L बराबर अगर p है तो हमें पता है p के लिए वैल्यू 1,
और अब यहाँ से m का मान निर्भर करेगा L के मान पर, जो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे यहाँ से, +1 0 -1 और s की वैल्यू करेगी इस पे डिपेंड, क्योंकि इसमें जो है अब ये 3 कक्षक बनेंगे, ये है तो 3 बनेंगे, s के लिए ये अभी हम देखते हैं जरा। ये पहला इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, ये दूसरा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे कि इसमें s कितने होंगे। तो जो इसका पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए s 1/2, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी +1/2 और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी +1/2। अब ये है अगर स्पिन की दिशा, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन की दिशा जो ऊपर है, तब s का मान, s मतलब चक्रण क्वांटम नंबर का मान +1/2 लेना है, +1/2। तो इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान हो गए, n = 2, l = 1, m = 3 मान हो गए, +1 0 -1 और s = 3 मान हो गए, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, सेकंड के लिए +1/2 और थर्ड के लिए भी +1/2 हो गए। अब हम समझ लेते हैं, अगर 1s2 है हमारे पास और इसके लिए हमें चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है, चारों क्वांटम संख्याएं सभी इलेक्ट्रॉन की। तो ये n मतलब कक्षा 1, n मतलब कक्षा या मुख्य क्वांटम संख्या, s दिया हुआ है तो ये l का मान बताएगी, s का मान है 0 तो m का मान हो जाएगा 0 और यहाँ पे s का मान हो जाएगा, अब क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ±, जिसकी स्पिन ऊपर है उसके लिए +1/2 और जिसकी स्पिन नीचे है उसके लिए -1/2 में समझना पड़ेगा। स्पिन अगर नीचे है तब मान -1/2। तो यहाँ से एक नियम आएगा पाउली का अपवर्जन नियम। ये नियम ये कहता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं हो सकता। हम देख लेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे हमने देखा, अगर यहाँ पे ये 1s2 है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, तो उसकी जो चारों क्वांटम संख्या है उनका मान समान नहीं होगा। हमने समझ लिया। अगर इसका ये 2 क्वांटम संख्या है, मान बराबर भी आ गई, जैसे l = 0 m = 0, पर इसके मान में यहाँ पर अंतर आ रहा है s वाले मान में, तो ये हमारी क्वांटम संख्याएं क्लियर हो गई। ऐसे ही हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से किसी भी तत्व की क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं।